नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करेंगे जिस पर बहुत कम बातचीत हुई है। एक ऐसा कानून जो हमें बहुत सारी ताकत देता है, सुरक्षा का माहौल देने की ताकत, लेकिन उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। खासकर वो लोग जिनके लिए इस कानून को बनाया गया है, उनको ही इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि आज महिलाएं हो या पुरुष, सब कंधे से कंधा मिलाकर देश का निर्माण कर रहे हैं, दुनिया बना रहे हैं और साथ में मेहनत के बलबूते अपना करियर भी आसमान तक ले जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच जहां वो काम कर रहे हैं, क्या उनका वो माहौल वहां पर उनको सुरक्षा देता है? कानून ने ताकत दी है, लेकिन क्या हम उस कानून को जानते हैं, पहचानते हैं? ज्यादा आपको हम उलझाएंगे नहीं, सीधा बात करते हैं कि एक कानून बना था 2013 में, एक एक्ट बना था, कार्यस्थल पर आपका कोई शोषण ना करे। वो महिलाओं पुरुषों दोनों के लिए था। प्रिवेंशन ऑफ हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ये कानून था पॉश। इसी पर हम आगे बातचीत करेंगे, इसको जानेंगे कि जो हमें एक कानून दिया गया, वो कानून क्या कहता है, कैसे हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। उसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके हर पहलू को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आज हमारे साथ पॉश ट्रेनर हैं, ये मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और उनसे तमाम तरीके से बातचीत करेंगे, सामाजिक दृष्टिकोण से भी, और कैसे आप वर्क प्लेस पे अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं इस एक एक्ट के जरिए। तो वेलकम प्रियंका पूनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और आपके चैनल पे सभी दर्शकों का स्वागत मैं करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहुत ही ज़रूरी विषय पे आपने ये आज का पॉडकास्ट रखा है और मैं चाहूँगी कि हर महिला जो कहीं पे भी किसी भी कार्यस्थल पर अपना काम करती है, उसे ये जानकारी होना चाहिए और उसके लिए ये पॉडकास्ट बहुत हेल्पफुल रहेगा, ताकि वो एक आत्मविश्वास और डिग्निटी के साथ अपने कार्यस्थल पर कार्य कर पाए। और ये उसका हक है, सरकार ने दिया है। बिल्कुल, उसका हक है, अधिकार। तभी मैंने कहा कि कानून बना तो दिया, क्या महिलाएं उस कानून के बारे में जानती हैं? क्या उसको कैसे और कब इस्तेमाल करना है? क्या प्रोसेस है अगर उनको कभी कोई दिक्कत परेशानी अपने वर्क प्लेस पर आती है? सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि पॉश है क्या? पोस्ट देखिए, पोस्ट जो है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ये 2013 में एक अधिनियम बना है, जिसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो ये आपको सेक्सुअल हरेसमेंट की प्रोहिबिशन, प्रिवेंशन और रिड्रेसल, 3 चीज़ों पे काम करता है। और ये हर संस्थान, कोई भी संस्थान, चाहे वो सरकारी है, गैर सरकारी है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड है, कोई भी ऐसा संस्थान, कोई भी इंस्टीट्यूशन जहाँ पे 10 से ज़्यादा जो कर्मचारी हैं, महिला पुरुष काम कर रहे हैं, वहाँ पे ये मैंडेटरी है। हालांकि इसका मैंडेटरी होने के बाद भी इसको हर जगह इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा और बहुत जगह ऐसी भी हैं जहाँ इसकी जानकारी भी नहीं है। तो अभी और ज़्यादा इसके जागरूकता पे काम करना होगा। तो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट की अगर हम बात करें, आपको पता है कि महिलाओं को कोई भी जो उनका हक है वो बहुत आसानी से नहीं मिलता और बहुत जल्दी भी नहीं मिलता है। चाहे वो, हमने देखा कि सदियों से सफरेज मूवमेंट से अगर हम स्टार्ट करें तो उनकी जो जर्नी रहती है वो काफ़ी समय भी लेती है और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ता है। पोश के अगर हम हिस्ट्री में जाएं कि किस तरह से ये अधिनियम बना, क्यों बना, वो अपने आप में एक स्टोरी ऑफ करेज है। और वो ये बात को प्रमाणित करता है कि जब भी समाज में कोई एक महिला आवाज़ उठाती है तो वो सिर्फ अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती, वो पूरे महिला समाज के लिए आवाज़ उठाती है। अगर पोश की हम बात करें तो मैं आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री में लेके जाना चाहूँगी। सितंबर 1992 में राजस्थान के गांव में जो वीमेन डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स होते हैं, उसके तहत बाल विवाह करना जो है, उस टाइम उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ महिलाओं को, कुछ पुरुषों को जो है, उन्होंने अपने एम्बेसडर लगा लो गांव में, जो ये काम करते थे कि बाल विवाह को रोकना है। सो वहाँ पे एक महिला जिसका नाम भंवरी देवी था, जो वीमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत एम्प्लॉय थी। तो उसी गांव में जब उसने एक केस में बाल विवाह को रोकने की मतलब उसके प्रयास जो थे वो रहे, तो वो उच्च जाति के लोग उसी के गांव के थे, तो उन्होंने बदला लेने के लिए जो है वो उसके पति से मारपीट की और भंवरी देवी के साथ गैंग रेप किया। तो उस टाइम ऐसा कोई भी कानून नहीं था
कि अगर आप अपने कार्यस्थल पर अगर आप काम कर रही हैं, अगर आप एक कर्मचारी हैं और आपके साथ इस तरह का उत्पीड़न होता है, तो उसके आगे क्या? शिकायत कहाँ करें? शिकायत कहाँ करें? तो भंवरी देवी ने, अगर वो उस टाइम उनकी पावर और पैसे के बलबूते पे अगर वो उस टाइम आवाज़ नहीं उठाती, तो आज ये कानून हमें नहीं मिलता। एक सामाजिक संस्था जिसका नाम विशाखा था, उन्होंने उसका साथ दिया। उसके बाद ये लंबी लड़ाई चली और उसने हार नहीं मानी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि 1997 में सरकार ने विशाखा गाइडलाइंस बनाई जी। कि जो महिला कर्मचारी हैं किस तरह हम उनको सुरक्षित कर सकते हैं अपने कार्यस्थल पर। विशाखा गाइडलाइंस सब जगह होती थी, पर 2013 में जो पोश एक्ट जो है वो अधिनियम बना ये, और उसके बाद इसको कुछ चीज़ें इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत क्लियरली डिफाइन की गई हैं, जो मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जितनी भी महिलाएं हैं कर्मचारी, उनको अच्छे से पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहली जो जानकारी वो ये है कि कार्यस्थल क्या होता है। जो वर्क प्लेस की डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से उन्होंने बताई है। वर्क प्लेस अब सिर्फ वो जगह नहीं, वो प्रेमिसेस या वो इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पे आप काम कर रही हैं। इसमें कवर किया गया है कि अगर आप एक कर्मचारी हैं और आप अपने कार्य की वजह से किसी भी दूसरे संस्थान को विजिट कर रही हैं, तो वहाँ पर भी ये पोस्ट के अंडर वो जगह भी आती है। वर्क फ्रॉम होम भी इसमें इंक्लूड होता है? इसमें वर्क फ्रॉम होम अभी इंक्लूड, अगर आपके जो वर्किंग आवर्स हैं उसके दौरान अगर होता तो वो इंक्लूडेड है। मतलब वहाँ, लेकिन शिकायत किस तरह की शिकायत होती है इसमें? किस तरह से पता था कि आपका हरेसमेंट हो रहा है? वो शिकायत किस तरह की होती है? क्या दिक्कतें होती हैं? पहले तो हमें वर्क प्लेस पे पता होना चाहिए कि अगर कोई आपका विजिटर जो है वो विजिट कर रहा है आपके इंस्टीट्यूशन को, वो भी इसके अंडर आता है। अगर आप ट्रेवल कर रही हैं अपने काम के दौरान, एक कर्मचारी होने के नाते, वो भी इसमें आता है। तो ये नहीं कि घटना अगर प्रेमिसेस के अंदर हुई है तभी पोस्ट जो है इसमें काम करेगा। दूसरी बात आपने पूछा कि किस तरह की घटनाएं। पोस्ट जो है उसका जो निश है वो है कि अगर जो मिसबिहेवियर है, अगर वो सेक्सुअली कलर्ड है, तो इसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से मतलब डिफाइंड है। सबसे पहले, अगर आप अपने कलीग, अपने जूनियर, सीनियर किसी भी महिला को आप टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकल टच अलाउड नहीं है, और फर्दर एडवांसमेंट तो ये इस पोस्ट के तहत आता है। दूसरा रहेगा कि किसी भी कारण से, अपनी किसी भी प्रमोशन की वजह से, किसी भी फेवर की वजह से जो आपको अपने सीनियर, जूनियर या कलीग से चाहिए, तो आप सेक्सुअल फेवर के लिए नहीं बोल सकते। ये पोस्ट के अंडर आता है। इसमें आता है कि कई बार होता है कि आदत होती है लोगों की कि हमने मजाक में बोला था, तो ये बहुत फाइन लाइन ड्रॉ करता है कि कोई भी ऐसा मजाक जो, अगर दो पुरुष बैठे हैं और वहाँ पे महिला कर्मचारी है और वो कुछ इस तरह के मजाक, इस तरह के जोक या इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि उस महिला के लिए अनवेलकमिंग है, तो अगर उसकी सेल्फ एस्टीम को इससे बुरा लग रहा है तो वो पोस्ट, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रही है। हाँ, इसमें बहुत, चाहे उसमें उसकी तारीफ ही कोई क्यों ना करो। कई बार हमने लड़कियों से, क्योंकि ऑफिस के एनवायरनमेंट में हम कई बार सुनते हैं कि फला ने मुझे तारीफ में कहा कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम अच्छी ड्रेस पहनी है, और वो कंफर्टेबल नहीं है, वो एम्प्लॉय, फीमेल एम्प्लॉय कंफर्टेबल नहीं है, तो क्या इसकी भी शिकायत हो सकती है? इसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ है कि जो वेलकमिंग बिहेवियर क्या रहेगा और अनवेलकमिंग बिहेवियर क्या रहेगा। वेलकमिंग बिहेवियर में ये बिल्कुल नहीं है कि अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हैं और आप सिर्फ इसलिए किसी से बात ना करें कि नहीं कल को ये हमारे ऊपर शिकायत कर सकते हैं पोस्ट में, तो वो एक अच्छा माहौल हर संस्थान में होना चाहिए, और वो उसकी प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, यील्ड के लिए बहुत अच्छा है। पर वो फाइन लाइन आपकी जो है वो डिफाइंड होनी चाहिए। अगर आपकी बातों से, आपके मजाक से, आपके बिहेवियर से अगर कोई भी महिला जो है वो कॉन्फिडेंट, इक्वल और हैप्पी या अप्रिशिएटेड फील कर रही, तो इट्स ओके। बट इफ़ शी इज़ फीलिंग कि उसकी सेल्फ इस्टीम कहीं पे जो है वो ख़राब हो रही है, उसे ये अपनी बेइज्जती लगी कि उसने मुझे सबके बीच में ऐसे टोका, या फिर कोई कंटेंट आप ऐसा देख रहे हो जो उसे अनवेलकमिंग लगा, जिसके कारण उसे अच्छा नहीं लगा, उसे गुस्सा आया, या फिर उसे लगा कि ये बहुत वियर्ड था, ये नहीं होना चाहिए था, तो वो मर्यादा के तहत नहीं था, तो आप वो
कोई भी आप चाहे वो पोर्नोग्राफी है, कोई भी ऐसा अश्लील मैसेज आप नहीं कर सकते, नहीं देख सकते जबकि आपके कार्यस्थल पर कोई महिला वहाँ पर है। और एक इसमें आता है कि कई बार आदत होती है, और खासकर औरतों के साथ ऐसा होता है, जब कोई पुरुष जो है उसका मुकाबला नहीं कर पाता तो वो चरित्र पे बात लेके जाते हैं। इट्स वेरी कॉमन और ये आदत है। तो वो एक जो किसी के खिलाफ बातें फैलाना, अफवाह फैलाना, वो भी इसके अंडर आता है। लेकिन अब बात आती है कि चलिए कोई ऐसी फीमेल एम्प्लॉय है जिसको प्रॉब्लम है किसी, फॉर एग्जांपल कि अपने बॉस से ही प्रॉब्लम है, तो फिर वो एक तो ये डर कि मेरे अब बॉस से मुझे दिक्कत है, वो मुझे परेशान कर, वो मुझे हरास कर रहा है, तो वो कैसे, वो कहाँ पे शिकायत करे और उसके अंदर से वो डर कैसे जाएगा? वो क्या एक सिस्टम है, क्या प्रोसेस है, जो कमेटी है वो कैसे बनाई जाती, कौन कौन उसमें मेंबर होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, उसको एक कंप्लेनेंट को कैसे कॉन्फिडेंस आए कि मैं यहाँ पर मेरे काम को लेकर, मेरी जॉब पे कोई बात नहीं आएगी, मुझे आगे कोई परेशान नहीं करेगा? देखिए, पोश क्या कहता है कि अगर इनमें से कोई भी बिहेवियर, चाहे वो आपको अननेसेसरी टच करना है, टच नहीं भी किया, आपने लीन किया, काम करते टाइम आपने अननेसेसरी, जहाँ ज़रूरत नहीं थी किसी के ऊपर आप लीन कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात कह रहे हैं जिससे कि उसे वो अनवेलकमिंग बिहेवियर लग रहा है, या आप कोई कमेंट ऐसा कर रहे हैं, आप एक दूसरे से बातें कर रहे हैं पर वो जो आपका कलीग है, वो जो महिला है, वो सुन रही है और वो उसको अच्छी नहीं लग रही है, वो अनवेलकमिंग है, वो आप नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें अगर हो रही है, या फिर आपसे किसी तरह की सेक्सुअल फेवर मांगी जा रही है, कोई भी अब्यूज़ है, कोई भी कमेंट है जो जिसका नेचर जो है वो सेक्सुअली है, वो सेक्सुअली कलर्ड है, तो आप इसके लिए हर संस्थान में जहाँ पर भी 10 से ज़्यादा कर्मचारी हैं, वहाँ पे आईसीसी मेंबर, जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, उसका हर एक जगह पे निर्माण होता है। उसमें जो मेंबर्स होते हैं, मोस्टली 5 मेंबर्स की कमेटी होती है, जिसमें कि 50% महिला होनी ज़रूरी है। उसकी जो चेयरपर्सन होती है वो डिपार्टमेंट से ही होती है और वो महिला ही रहती है, सीनियर मोस्ट जो होंगे वहाँ पर। और उसमें एक रहता है कि आपके जो एनजीओज हैं, जो बाहर से को-ऑप्टेड, जिनको सहयोजित कहते हैं, तो वो एक मेंबर होता है, ताकि जो जजमेंट है, जो फैसला है, वो जो है वो नेचुरल जस्टिस लगे, फेयर होना चाहिए। आप अपने डिपार्टमेंट के ही लोगों के दबाव में आके पीड़िता को या जो विक्टिम है उसको आप, क्योंकि जो हरेसमेंट होता है मोस्टली वही करेगा जो आपसे सीनियर होगा, जो आपसे सीनियर होगा, जिसमें पावर होगी, पावर चाहे वो होगी, पैसे की पावर है, चाहे वो पोजीशन की पावर है। राइट। तो लेकिन मुझे लगता है कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। बहुत सी, लेकिन मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि जिसके पास आपके ऑफिस में पावर है, जो आपसे सीनियर है, उसी के अगेंस्ट कंप्लेन करना तो सबसे बड़ा चैलेंज है। हाँ, वो चैलेंज तो है, पर इसमें मैं सुदेश एक बात बताऊं कि ये जो अधिनियम है, ये आपको बहुत एम्पावर करता है। अगर आपकी कंप्लेंट जो है वो इंटरनल कमेटी के पास जाती है, तो इंटरनल कमेटी को इस बारे में वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकते। दे हैव टू, उनके भी गाइडलाइंस है कि दे हैव टू कीप दिस मैटर सीक्रेट। ये नहीं कि पूरे ऑफिस में अफवाह फैल गया और दूसरे लोग बात करें, तो वो हरेसमेंट और फर्दर इंक्रीज हो जाती है और हार्ड हो जाती है कि सब इस बारे में बात कर रहे हैं। तो आईसीसी अश्योर करती है कि ये बहुत कॉन्फिडेंशियल रहेगा, और बाकी जो मेंबर्स हैं, बाकी जो कलीग्स हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस पर फर्दर वो हरासमेंट पे उसका मजाक नहीं उड़ा सकते, उसका र्यूमर्स नहीं कर सकते, अदरवाइज उनको भी जो है वो नाम लिखे जा सकते हैं। कोई ऐसा पीरियड होता है, टाइम पीरियड है कि इतने में ही इसमें डिसीजन हो जाना चाहिए, फैसला आ जाना चाहिए? इसमें जब हम गाइडलाइंस की बात करते हैं तो 30 दिन के अंदर अंदर जो एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड वो महिला होती है जिसके साथ ऐसी कोई घटना हुई है। रिस्पोंडेंट हम कहते हैं उस पुरुष को जिसके खिलाफ हमने कंप्लेंट जो है वो आई है। सो जो एग्रीव्ड है उसको 30 दिन के अंदर अंदर, 90 डेज के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 90 डेज के अंदर अंदर आपको कंप्लेंट करवानी पड़ती है। इसके बारे में अभी फर्दर जो कि अभी बिल नहीं बना है, पर वो राज्यसभा से अभी क्लियर होना है, तो इसको 1 साल तक एक्सटेंड करने की जो है वो मांग की गई है, पर अभी नहीं बना है। और दूसरी बात इसमें सबसे ज़रूरी है कि अगर जो ग्रीव्ड है वो इस हालत में नहीं है, क्योंकि कई बार आप मेंटली इतना परेशान हो जाते हो, आप सोच ही नहीं पाते कहीं कंप्लेंट करने की, तो उसके परिवार से, कार्यस्थल से कोई दूसरी महिला, कोई भी उसके बिहाफ पे कंप्लेंट कर सकता है 90 दिन के अंदर अंदर जी। उसके बाद क्या होता है कि जब वो कमेटी के पास कंप्लेंट आती है, तो कमेटी को 10 दिन के अंदर अंदर रिस्पोंडेंट से
उसके ऊपर कमेंट्स लेना होगा कि आपके खिलाफ ये कंप्लेंट आई है, आप इस पे अपना जो है जो भी आपने आपकी तरफ से है कि ये क्यों हुआ नहीं हुआ, तो फिर वो अपना पक्ष रखते हैं और 90 दिन के अंदर अंदर ये कार्रवाई जो है उनको करनी पड़ती है। और इसमें कोई भी मतलब अगर एग्रीव्ड की इस हालत में नहीं है फिजिकली मेंटली, तो वो बिल्कुल उसके बिहाफ पे कोई और कंप्लेन कर सकता है। इसमें ऐसी कोई स्टेज जहाँ पर या फिर कोई ऐसा ऑप्शन जहाँ पुलिस से भी आप कांटेक्ट कर सकें? वैसे तो ये कानून बना इसलिए गया कि पुलिस कोर्ट तक ना जाना पड़े, अपने ऑफिस में जो वर्क प्लेस है वहीं पर इसको सॉर्ट आउट कर लिया जाए और एक सेफ इन्वायरमेंट बनाया जाए। लेकिन फिर भी किस पॉइंट पर जाकर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर कमेटी भी सजेस्ट कर सकती है कि ये केस ऐसा है कि आपको पुलिस के पास या कोर्ट में जाना चाहिए? इसमें रहता है कि जो नेचर ऑफ एक्ट है, जो भी घटना हुई है उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या वो सिर्फ आईसीसी को तो फाइनली अगर आईसीसी के पास कंप्लेंट गई है, कई बार क्या होता है कि जो एग्रीव्ड है उसे लगता है कि अगर आपको मेरे ऊपर जो चेयरमैन है उनके ऊपर या जो बाकी सदस्य हैं, जैसे आपने कहा कि कोई बड़ी पद का अगर नेता कोई भी कर्मचारी है तो उसमें वो नहीं जाना चाहते आईसीसी में, तो वो एक लोकल कंप्लेंट कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, वहाँ जा सकते हैं। फिर भी वो वहाँ भी ना जाना चाहे, उसको है कि मुझे अब नहीं जाना कहीं, तो वो एक पोर्टल बनाया हुआ है जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की साइट पे आपको मिलता है, शी बॉक्स। तो वो बहुत स्ट्रेंथनिंग है, उसमें आप ऑनलाइन कंप्लेंट करें शी बॉक्स, और वहाँ पर आप जब अपनी कंप्लेंट देंगे उसमें डेट टाइम मेंशन करेंगे, तो वहाँ पर भी आप कंप्लेंट करके जो है वो एक्शन जो इनिशिएट करवा सकते हैं। बट हाँ, आईसीसी में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे एमपी कोर्ट की अभी एक जजमेंट आई है, एमपी हाई कोर्ट की, कि उसमें अभी कॉन्सिलेशन को बहुत ज़रूरी कर दिया गया है कि आप जो एग्रीव्ड है और जो रिस्पोंडेंट है उनको बिठाएं और उनका जो भी है एक पॉइंट पे आके उनकी सहमति बने। तो इसमें क्या करते हैं कि कई बार जैसे वार्निंग दी जा सकती है कि आप दोबारा इस तरह का बिहेवियर नहीं करेंगे। आप रिटर्न में अपॉलॉजी ले सकते हैं कि मैंने ये काम किया और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, और तो वो भी हो सकता है। तीसरा इसमें हो सकता है कि अगर जो एग्रीव्ड है वो किसी कारण वो अकेली कमाने वाली अपने घर पे और वो नौकरी पे नहीं आ पाई, तो उसका घर फिर कैसे चलेगा, तो उसकी जो सैलरी है रिस्पोंडेंट की, इफ़ ही इज़ गिल्टी, तो उसकी सैलरी अटैच हो सकती है, एग्रीव्ड के अकाउंट में जाएगी उसकी सैलरी। और उसके बाद जो प्रमोशन रुकने का जो रिकमेंडेशन आईसीसी कर सकती है, सस्पेंशन का रिकमेंडेशन आईसीसी कर सकती है, और टर्मिनेशन ऑफ जॉब भी इसमें आईसीसी रिकमेंड कर सकती है। तो ये डिपार्टमेंटल जो है हम रिकमेंडेशंस देते हैं। पुलिस का जैसे आपने पूछा, अगर वो जो उसने क्राइम किया, जो एक्ट किया, वो इतना हीनियस है कि उनको वो सिविल में या फिर आईपीसी के तहत कराना, तो वो तो हमेशा ही वो डोर तो ओपन है, वो तो हमेशा ही ओपन है। मैं दूसरा पूछ रही थी कि कॉर्पोरेट में ऐसा कोई है रूल है कि आप किसी को यहाँ से सस्पेंड कर रहे हैं या फिर आप टर्मिनेट कर रहे हैं, उसके बाद बाकी कंपनीज को भी आप इस बारे में इन्फॉर्म करें कि ये जो एम्प्लॉय है इस तरह का बिहेवियर किया है? क्योंकि इससे बड़ा मैसेज, कुछ लोग आदतन ऐसा करते रहते हैं कि यहाँ से स्विच किया, दूसरी कंपनी में चला गया, फिर वैसी हरकतें। तो अभी रिसेंटली हमारे पास किसी इंस्टीट्यूट का केस आया था, तो हमने आईसीसी मेंबर्स यही डिस्कस कर रहे थे कि जो ये पर्टिकुलर कर्मचारी है, ये कहीं भी जाए तो इसकी जो या तो आईसीआर या जो इसका एक फाइनल हम रिपोर्ट बनाते हैं उसमें ये मेंशन किया जाए कि अगर वो ट्रेनर है तो वो महिला जो लड़कियां हैं उनको कभी ट्रेन ना करे, उनके लिए ट्रेनर इसको ना रखा जाए। अगर वो किसी भी तरह से उसका काम है कि उसको महिलाओं के संपर्क में आना ही है, उनको कुछ सिखाना ही है या उनके साथ काम ही करना है, तो ये चीज़ उसके जो फाइनल हम एक लेटर देते हैं, एक्सपीरियंस लेटर, उस पर मेंशन होना चाहिए। हाँ, ये तो क्योंकि सेफ इन्वायरमेंट, अब यहाँ कुछ कांड करके गया है, दूसरे ऑफिस में जाके ज्वाइन कर लिया, और तो फिर वहां पर फिर दिक्कतें करे। सुदेश, सबसे बड़ी बात होती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है पर्सन, वो हमेशा ये कहेगा नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मेरी इंटेंशन नहीं थी, मैं तो इसको बेटी मानता हूँ, मैं तो इसको बहन मानता हूँ। भाई जो मर्जी मानो, यहाँ पे इंटेंशन
आप नहीं बताएंगे, इंटेंशन जो है वो एग्रीव्ड बताएगी कि क्या इंटेंशन थी। मैं इसी सवाल पर आना चाहती थी कि सपोज कि कोई कंप्लेनेंट है, उसने कहा कि मेरे साथ किसी ने मिसबिहेव किया, या फिर सिर्फ सेक्सुअल हरेसमेंट ही नहीं होता, आपको इमोशनली या फिर मेंटली भी हरेस किया जा सकता है। तो इसमें प्रूफ क्या दे अपने आप को साबित करने के लिए? ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब हम इन्वेस्टिगेशंस करते हैं तो इसमें जो भी कर्मचारी, अगर तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उसकी आज तक जहाँ भी पोस्टिंग हुई है तो वहाँ से उसका रिकॉर्ड मंगाया जाता है, वहाँ से तफ्तीश की जाती है, और जो एट प्रेजेंट वो जहाँ पर है उसकी जो जितनी भी महिला कर्मचारी हैं उनसे जो है पूछा जाता है, और अगर विटनेस है तो विटनेस के तो इसमें मेन इम्पॉर्टेंट रोल रहता ही है। बट अगर विटनेस नहीं है तो बाकी जो कलीग्स हैं, जूनियर हैं, सीनियर हैं, उनसे पूछा जाता है। तो मैं हमेशा जब मैं ट्रेनिंग देने जाती हूँ तो मैं हमेशा मेल्स को भी ये बात बोलती हूँ कि पोष के बारे में जानकारी सिर्फ महिलाओं को नहीं होनी चाहिए, आपको भी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या नहीं कर सकते वर्क प्लेस पे, और आपको खुद को सेफ रखना, अपनी जॉब को सेफ रखना आपके परिवार के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए पुरुषों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि ये चीज़ें जो है वो कानून जो है उसकी नज़र में प्रोहिबिटेड, आप ये नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसमें क्या रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि किसी तरह की झूठी कंप्लेंट आई है या वो प्रूव नहीं हो पा रहा है, तो फिर इसमें अग्रीव्ड पे भी फाइन लग सकता है, क्योंकि हम इसमें जेंडर न्यूट्रल रहते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो पोष है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये जेंडर न्यूट्रल है। जी जी, ये बहुत कम लोगों को पता होता है कि ये इवन ऑफिस में भी लड़कों को नहीं पता होता कि हमारे लिए भी है, ये हमारे राइट्स के लिए भी है। इंडिया में जब ये जजमेंट आई है तो उसमें अग्रीव्ड वुमेन लिख दिया। जी जी, तो इंडिया में ये अभी सिर्फ जो है वो महिलाओं के लिए है। पर हाँ, वो कंप्लेन, लेकिन इसमें लड़के कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं, इसमें आप कर सकते हैं, आप अदरवाइज आप बोल सकते हैं, पर जो अग्रीव्ड वुमेन का जो एक सेंटेंस जो इस अधिनियम में है, जिसपे कि अभी मांग उठाई जा रही है कि बाकी देशों की तरह यहाँ भी ये जेंडर न्यूट्रल हो। यानी पोस्ट जो इंडिया में एक्ट है 2013 में जो बना, वो ओनली फॉर फीमेल, यहाँ पे ओनली फॉर फीमेल है। अगर हम अक्रॉस देखें, अक्रॉस द वर्ल्ड, तो ये जेंडर न्यूट्रल रहता है। बहुत सारी कंट्रीज में ये दोनों के लिए है, इसमें जेंडर स्पेसिफाई नहीं। लेकिन इसको लेकर एक ये भी आवाज़ उठती है कि पोष का मिसयूज़ बहुत होता है। जैसे दहेज के लिए कानून बना था, उसका बहुत मिसयूज़ हुआ। अभी भी बहुत सारे केसेस हम देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये भी है कि एक तरफा बात होती है वहाँ पर। बहुत सारी ऐसी फीमेल एम्प्लॉय हैं जो काम नहीं कर पाती, जो उनका टास्क है, टारगेट है, वो उसको अचीव नहीं कर पाती, या कुछ और परेशानी है, या फिर अपने काम में पीछे है तो उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है, इंक्रीमेंट में कोई दिक्कत है, तो वो सीधा पोष को हथियार बना के इस्तेमाल करती हैं। बिल्कुल, मैं आपकी इस बात से बहुत सहमत हूँ कि जितने भी दहेज के केस आपको मिलेंगे उसमें से बहुत सारे फेक होते हैं। उनको एज अ वेपन यूज़ किया जाता है, अपने जो है वो खुंदक निकालने के लिए, या फिर आप लगे कि हाँ बदला लेने के लिए, या जो लड़के का परिवार है उसको फंसाने के लिए। ऐसा है, ये नहीं कि ऐसा नहीं है। और उस जब ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक्चुअल में जो एग्रीड होती है ना, जो पीड़ित होती है, उसको न्याय नहीं मिल पाता। अगर हम रेप केस की बात भी करें तो कभी मेरी बात किसी ऑफिशियल से हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आपकी मानसिक स्थिति क्या होती है जेल में, जब आप देखते हो कि ये पर्सन एक्स जो है वो इनोसेंट है और ये यहाँ पे सजा काट रहा है। तो देन ही रिवील्ड कि मैम, इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो रेप केस में जितने मोस्टली जो लड़के हैं वो मोस्टली जो है वो इनोसेंट हैं। और आज के टाइम जब हम बैठे बात कर रहे हैं, तब लिव इन रिलेशनशिप की वजह से, या फिर क्योंकि आप आज अपनी सोसाइटी इतनी ओपन हो गई है, बिफोर मैरिज जो सेक्सुअल रिलेशनशिप है उसकी वजह से, तो जब बात बिगड़ जाती है किसी भी जगह पे जाके शादी से पहले, तो सीधा रेप केस डाल दिया जाता है। यही वो थिन लाइन है। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, इससे वो जो एक्चुअल में पीड़ित महिलाएं होती हैं उनको न्याय नहीं मिल पाता। बट इसमें जब तफ्तीश होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसमें तथ्यों के आधार पर, विटनेस के आधार पर रहता है। तो मैं जब भी ट्रेनिंग के लिए जाती हूँ तो मैं जो मेल हैं, जो कर्मचारी हैं, उनको बोलती हूँ कि एक अच्छा बिहेवियर, एक मर्यादित बिहेवियर, आपको उस तरह का व्यवहार अपने डे टू डे लाइफ में लाना पड़ेगा।
आप तभी इससे बच पाएंगे। क्योंकि देखो, जब आईसीसी के पास केस जाता है तो वो तो आपका पिछला सारा रिकॉर्ड खंगालते हैं, वो आपसे, लोगों से आपके बारे में पूछते हैं, जानकारियां लेते हैं। तो आपने रैंडमली भी, आपकी आदत है मजाक करने की, कभी किसी को बोला तो वो बात भी निकल के आ जाती है। तो कितना ज़रूरी है कि आप अपने बिहेवियर को अपनी दिनचर्या में ही इस तरह से शामिल करें कि वो मर्यादित हो। तो ये आपको किसी भी आने वाले इस तरह की घटनाओं से बचा सकता है। देखिए, फिर से मैं एक उसी पॉइंट पर लेके जा रही हूँ ताकि और अच्छे से खुल के हम जान पाएँ उसको, कि एक फीमेल है, उसके साथ कुछ गलत हुआ है। वो सबसे पहले हो सकता है कि अपने फैमिली में ना बताए, क्योंकि हो सकता है कि घर वाले उसको बोले कि तुम जॉब छोड़ दो। बड़ी मुश्किल से तो लड़कियां घर की दहलीज लांघ के काम के लिए जाती हैं, बहुत मुश्किल होता है वहां से निकलना। और उसके बाद आपको जज किया जाता है, एक औरत को ही जज किया जाता है कि तुमने कुछ ऐसा बिहेवियर किया होगा, बातचीत की होगी जिससे उसको इतना मौका मिला। तो मान लीजिए कि वो घर नहीं बताएगी, अपने किसी कलीग को बताएगी, फीमेल कलीग को बताएगी। अगर वहीं से लगे कि तुम किससे टक्कर ले रही हो, वहां से ऐसे ऐसे सजेशन आते हैं कि तुम चुपचाप काम करो, इग्नोर करो, या कभी हाँ हाँ कर दो। एक हिम्मत जो बनाने वाली बात है कि एक शिकायत, मैं कहती हूँ कि पोष आपको एक हिम्मत देता है। एक शिकायत सिर्फ एक औरत की शिकायत, एक एम्प्लॉय की शिकायत नहीं, बल्कि वो सोच नजरिया बदलने की, समाज बदलने की भी एक शिकायत है। वहां से वो पहल हो सकती है, लेकिन वो पहल करना कितना मुश्किल होता होगा कि एक वर्किंग एनवायरनमेंट है, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, आपका घर, उससे गुजारा चलता है, घर चलता है, तो वहां ये स्टेप उठाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, अगर मैं अपने आप को वहां रखूं तो। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो जो औरत के लिए सबसे बड़ी जो बाधा होती है ना, वो घर का थ्रेशहोल्ड होता है। उसे पार करना ही बड़ा मुश्किल होता है कि घर की बेटी, घर की बहू जो है वो जॉब के लिए जा रही है, तो मेल मेंबर्स या जो परिवार होता है उसको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। और मैंने ये इनसिक्योरिटी महसूस की है, कुछ मेरी स्टूडेंट जो प्लेयर रही हैं, और जब प्लेयर्स के साथ ये घटना हुई और उनकी मदर्स मेरे से आके बात करती थी कि जब हम 4 बजे बच्चों को ग्राउंड पे लेके जाते हैं तो अब हमारे मन में डर रहता है, अब हमारे और एक कड़वी सच्चाई है बहुत प्रियंका जी, क्वेश्चंस आते जब हैं। ये मूवमेंट भी हुआ था इंडिया में वुमेन रेसलर्स का, तो फिर उस वक्त उसके बाद बहुत सारी फैमिलीज ने अपनी बच्चियों को रेसलिंग से निकाल लिया, और ये सच है। ये सच है। अगर इस पे एक सर्वे भी हो तो बहुत ही ऐसे आंकड़े आएंगे सामने जो हैरान कर देंगे आपको। वही मैं कह रही हूँ कि एक औरत के लिए कितना कितना चैलेंजिंग रहता है कि उसके वर्क प्लेस पर कुछ गलत हुआ है। समाज में देखा है कि वो माएँ, देखो हर कोई वेल ऑफ नहीं होता, और गेम्स का मैं बता दूं बहुत पैसा लगता है, पेरेंट्स का बहुत पैसा लगता है एक मेडल आने तक, एक मेडल आने तक। और आपको उसमें आपको वो पहचान मिलेगी या नहीं मिलेगी ये बाद की बात। उससे पहले कुछ परिवारों में क्या होता है कि फादर फिर भी बोल देते हैं कि अब मेरे पास और पैसा नहीं है इसके खेल के लिए, और जो सरकार की जो कहते हैं ना कि इसे ये इनाम मिला, वो इतने दिनों के बाद, इतने धक्के खाने के बाद मिलते हैं। क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं तो मुझे एक्चुअली बातें पता है। तो उस केस में मतलब आई नो समवन कि जिन्होंने अपने हाथ की चूड़ियां बेच डाली क्योंकि उसे अपनी बेटी की टिकट बुक करानी थी, उसने इंटरनेशनल खेलने जाना था। और वो जब इस तरह की घटना होने के बाद सोचो कि उस लेवल पे आके उनके दिल में डर बैठता है। तो जो हमारे सराउंडिंग हो रहा है ना, उन चीज़ों का बहुत डर है। अगर परिवार को इनसिक्योरिटी, तो वो गलत नहीं है, चीज़ें हो रही है तो वो डर रहे हैं। तो औरत के लिए वो जो थ्रेशहोल्ड की हम बात कर रहे हैं ना, घर से निकलना, वो बहुत मुश्किल है। तो अब जब वो इतनी मेहनत करके वहाँ से उस थ्रेशहोल्ड को पार करके आ गई, तो क्या ये जो बाहर कार्यस्थल पे पुरुष हैं, क्या उनको ये बात समझनी नहीं चाहिए कि हो सकता है वो अकेली कमाने वाली हो अपने घर में, और तुम्हारी कुछ एक नीच मानसिकता के कारण, तुम्हारे तुच्छ बिहेवियर के कारण, तुम्हारे छोटे से प्लेजर की वजह से, तो वो उसकी जॉब छूट रही है, उसको इतना सेल्फ एस्टीम इतनी बुरी लग रही है, या उसे घर से डर लग रहा है कि आपको तुम्हारे साथ ही ऐसा क्यों। और अब जब आप एक लड़की हैं तो आपके पेरेंट्स फिर भी समझ लेंगे, बट अगर आप मैरिड हैं तो आपको उस नज़र से देखा जाएगा कि क्यों तुम्हें क्यों छेड़ा, तुम्हारी गलती, इतनी लड़कियां और वहां काम कर रही हैं। और हम ऐसे देश में रहते हैं कि जो रेप विक्टिम है उसको शर्म आती है। हम उस देश में रह रहे हैं जहाँ पे रेप विक्टिम को शर्मिंदा होना पड़ता है। तो ये समाज की सोच ही हमारी ऐसी है, इसलिए बहुत सारे केसेस में जो है महिलाएं चुप हो जाती हैं। वो इसको अपनी बेइज्जती समझती हैं कि अगर किसी और ने उनके साथ मिसबिहेव किया तो वो उनकी बेइज्जती है, वही गिल्ट में है, गिल्ट में है। तो जब भी कोई केस पोष का आता तो सबसे पहले मैं उस ग्रीव्ड को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि तुमने ये कदम उठाया। अब जब तुमने ये कदम उठाया तो ये आईसीसी का, उस संस्थान का, सबका ये फर्ज बनता है कि अब इसके बाद उसको अब ये फील ना हो कि उसने गलती की। अब उस संस्थान में इस तरह का माहौल देना, सुरक्षित माहौल देना,
उस महिला का साथ देना वो सबकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन जैसा आपने पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया कि कुछ ऐसे ऑफिसेज होती हैं जहाँ पर ये कमेटी आईसीसी होती नहीं है, या फिर कई ऐसे ऑफिस मैंने देखे हैं कॉर्पोरेट में स्पेशली, जहाँ ट्रेनिंग के नाम पे आपको ऑनलाइन एक परफॉर्मा आता है, वो भरना, क्लिक करके आपको उसको आंसर करना होता है। वो एक सिर्फ एक खाना पूर्ति वाली बात है कि चलिए आपके एक सर्टिफिकेट आपको आगे कि आपने ये ट्रेनिंग कर ली। एक्चुअल ट्रेनिंग कैसे हो? दूसरा कि जहां पर ये पोस्ट नहीं लागू है, कमेटी नहीं बनी है, उन पर क्या एक्शन हो सकता है, या कोई कैसे आवाज उठा सकता है कि आपको ये करना ही होगा, ये मैंडेटरी है आपके लिए? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि पोष का जहां भी 10 से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं, महिला और पुरुष, पोष की आईसीसी कमेटी होनी मैंडेटरी है। अगर वो नहीं है तो जो आपके ज़िले के उपायुक्त हैं उनको ये अधिकार है कि वो उन पे 50,000 से लेके 1 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं, क्योंकि ये मैंडेटरी है। और जागरूकता की कमी है, बहुत कमी है। और रही बात फॉर्मेलिटी की, तो साल में इसमें अधिनियम में बोला गया है कि इंस्टीट्यूशन को क्या करना है, आपके प्रेमिसेस में प्रॉपर पोस्टर्स लगे होने चाहिए पोस्ट को लेके, उस पर नंबर होना चाहिए आईसीसी मेंबर्स का कि इस तरह की कोई घटना होती है तो आप उन्हें कांटेक्ट करें। आपकी जो ये फाइन लाइन जिसकी हम बात करते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते, वो जो वेलकमिंग और अनवेलकमिंग बिहेवियर है उनके पोस्टर्स आपके इंस्टीट्यूशन में लगे होने चाहिए। और जागरूकता का जो कम से कम साल में एक बार जो है वो, जिसको पोस्ट ट्रेनिंग बोलते हैं, वो मेल फीमेल जितने भी वहाँ पे कर्मचारी हैं, ऑफिसर्स हैं, सबकी ट्रेनिंग मैंडेटरी है। और इसके साथ ही आपको आईसीसी फॉर्मेशन के साथ साथ आपको साल में एक बार रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि हमारे यहाँ इस तरह का कोई भी केस नहीं हुआ, अगर हुआ तो हमने इस तरह से उसमें कॉन्सिलेशन किया, इस तरह से रिकमेंडेशंस गई है। बट अगेन आई एम अग्री विद यू कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में, मोस्टली सब में खाना पूर्ति हो रही है कि साल में पोस्ट के नाम पे बस एक फॉर्म फिल करना है, एचआर का वो काम है, उसको टारगेट कंप्लीट वो करना है, टारगेट कंप्लीट करना है। तो इसमें तो देखो, एक तो जागरूकता की बहुत अहमियत रहती है कि आप अपने हर संस्थान में जो है इसके लिए जागरूकता के सेशन कराए जाने चाहिए। और दूसरा, गवर्नमेंट को चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चाहिए, और जो उपायुक्त हैं उनको चाहिए, वो उनको पता है ये चीज़ें कि वो अगर कहीं पे भी उनके ज़िले में अगर कोई ऐसा संस्थान है जहाँ पे पोस्ट की कमेटी नहीं है तो वो उनको फाइन कर सकते हैं। और इम्पोज होना चाहिए कि साल में क्या आपने एक जागरूकता प्रोग्राम इस पे करवाया है, क्या आपने इस तरह के जो पोस्टर्स हैं वो लगा रखे हैं, क्या हेल्पलाइन नंबर्स आपने दिए हुए हैं। तो ये बेहद आवश्यक है। बट जागरूकता को हमारे यहाँ खाना पूर्ति के तौर पे ही लिया जाता है हर चीज़ में, बट ये ज़रूरी। लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ भी बहुत होता होगा, आपको नहीं लगता आपके सामने कोई ऐसा केस आया कि आपको लगा कि नहीं ये हुआ था, लेकिन जो कंप्लेनेंट है वही कॉम्प्रोमाइज़ कर गई, तब आपको लगा हो कि एक अधिकार दिया था लेकिन समहाउ वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती है? महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि परिवार से ही बोल देते हैं कि नहीं, अगर वहीं पे जॉब करनी है तो आप कर लो। फिर इसमें कॉन्सिलेशन बहुत बड़ा पॉइंट रहता है। अभी जो एमपी कोर्ट ने बोला है कि कॉन्सिलेशन होना ही चाहिए, तो वहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है जबकि महिलाओं को मतलब वो अपनी कंप्लेंट वापस लेना या कॉन्सिलेशन करना पड़ता है। पर फिर भी मैं कहूँगी कि एक डर तो इससे, जो इस तरह के व्यक्ति हैं जिनकी मानसिकता ऐसी है कि वो अपने शॉर्ट टर्म प्लेजर के लिए, वो उनका जो इसमें गलत हरकतों में या फिर किसी को डिमीन करके, किसी की सेल्फ एस्टीम को बुरा पहुंचा के उनकी मेल ईगो सेटिस्फाई होती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। एंड वी हैव सीन कि जब उनका वो रिस्पोंडेंट होते हैं तो पूरे डर में होते हैं, क्योंकि नौकरी जाने से हर कोई डरता है। तो वो उनको एक बार वो डर तो दिखाना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो आगे ना करे। तो आपको लगता है कि कुछ और स्ट्रॉन्ग तरीके से कुछ इम्प्लीमेंट करके इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है एक्ट को? हाँ, इसमें ये जो एक पॉइंट है कि आपको 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी कंप्लेन करनी है, तो इसको ऑफ कोर्स इसको आगे एक्सटेंड किया जाना चाहिए। और इसमें मेन तो देखो, कोई भी अगर हमें बदलाव लाना है समाज में तो वो विचारधारा से शुरू होता है। बिल्कुल। तो हम अपनी ट्रेनिंग में पूछते हैं कि यहाँ बैठे पुरुषों को लगता है कि उनमें से कोई एक अगर विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन आज छोड़ देगा तो उससे बदलाव आएगा। तो दे आर कंफ्यूज कि क्या हम कर पाएंगे। बट जबकि ये है, अगर एक पुरुष भी उस इंस्टीट्यूशन में ऐसा है कि अगर कोई दूसरे के बारे में इस तरह की बातें, अफवाहें कर रहा है और वो उसको कह रहा है कि नहीं तुम ऐसे मत करो, तो उससे भी फर्क पड़ता है। सो इट्स द टाइम कि व्हेन यू हैव टू स्टॉप विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन।
लेकिन प्रियंका जी, जेंडर इक्वेलिटी की हम बातें करते हैं, सिर्फ एक साइड की स्टोरी अभी तक हम देख रहे थे। ऐसा है कि इन्वायरमेंट तो चेंज हुआ है, लोगों का माइंडसेट तो चेंज हुआ है, जैसा पहले समझते थे महिलाओं को वैसा तो अब नहीं समझते। कम से कम कुछ चीज़ें हो सकता है कि किसी अपने एजुकेशन की वजह से हुई है, या फिर पोस्ट का भी उसमें कह सकते हैं कि बहुत बहुत बड़ा योगदान है। चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे। इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपको उसके बारे में एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन हो, आप जागरूक तो हो, आपको पता हो कि आपके लिए क्या चीज़ बनाई गई है, आपको कब, कहाँ और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसमें महिलाएं भी रिस्पॉन्सिबल हैं। एक तो उनमें उनको जागरूकता होनी चाहिए, जो जो उनके अधिकार है। मैं तो कहती हूँ हर महिला को अपना हर कानूनी अधिकार पता होना चाहिए। और अगर आप कहीं काम कर रही हैं तो जो पोस्ट है उसकी जो ट्रेनिंग है, अगर हम स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे देंगे तो क्या उन महिलाओं को कल को जब वो लड़कियाँ जो कहीं पे काम करेंगी, क्या उनको पता नहीं होगा वो कितनी सक्षम है, उनके फेवर में कितने लॉ, बट कितना हम कर पाते हैं। सारी दिक्कत ये है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें वो सारा टोटली मार्क्स के ऊपर है कि आपने इतने परसेंटेज करने हैं। तो एक जो ओवरऑल जो स्किल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, ओवरऑल जो अवेयरनेस की बात करते हैं, वो स्टूडेंट्स में, खासकर गर्ल स्टूडेंट्स में नहीं आ पाती हैं। तो आई पर्सनली फील कि इस तरह के सेशन जो है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल पे ही होने चाहिए, ताकि कल को जब वो उन्हें एक कॉन्फिडेंस आता है कि कल को तुम कहीं पे भी जॉब करने जाओगे तो तुम्हें, इसलिए कि तुम एक लड़की हो, तुम्हें कोई ऐसे डिमीन नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं कर सकता। तुम बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ काम कर सकती हो। सो इट्स ऑल अबाउट अवेयरनेस। पता नहीं लोग जो है सरकारें अपने और एजेंडे उनके इतने होते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम पीछे रह जाते हैं। लेकिन कभी आपके अभी तक की ट्रेनिंग, जब से आपने पोस्ट के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आप आईसीसी मेंबर भी हैं कई जगहों पर, कभी ऐसा कोई केस आया है जब इस एक्ट का मिसयूज हुआ हो? हाँ, कई बार ऐसे होता कोई है। ऐसा केस आप शेयर करना हर चाहते तरह हो? के केसेस आते हैं। कई बार क्या होता है कि जो मेल एम्प्लॉय हैं तो और वो अपने जो जूनियर उनको बोलता है कि यू हैव टू फिनिश दिस वर्क, वो डेडलाइन दे देते हैं काम की कि आपको ख़त्म ही करना है। तो कभी कभार वो उनका तरीका होता है कि वो ठीक है, उनको मेंटली लगता है कि हमें हरेस किया जा रहा है, बट वो उसको वो सेक्सुअली कलर्ड देके कि हमें पोस्ट के तहत वो इसको ले आते हैं। पर वो पता लग जाता है कि काम, इसका मतलब ये भी नहीं कि अगर आप एक सीनियर हैं और आप पुरुष हैं तो आप डर के रहें महिला जूनियर से क्योंकि वो पोस्ट में ना आपको कर दे। तो वो जो फाइन लाइन है, पोस्ट बेसिकली है ही इसलिए कि वो फाइन लाइन जो है वो पता लगती है कि इसका जो नेचर था ये सेक्सुअली कलर्ड नहीं था, ये काम था। और देखो कोई भी महिला या पुरुष, अगर हम देखें कि स्कूलिंग सेम होती है ना, एजुकेशन सेम होती है, फिर जब उनका सिलेक्शन होता है किसी कंपनी में, किसी जॉब के लिए, वो सेम होता है। तो ये भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ महिलाओं से कि तुम फिर उसके बाद तुम बायसिंग मत करो ना कि हम, क्योंकि हम महिलाएं हैं तो हम कम काम करें या हमारे आवर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्टेड हों, ये मैं काम इसलिए नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं महिला हूँ। क्योंकि जब तुम आज इस डिफरेंस को ख़त्म करोगी, जेंडर बाइसिंग को ख़त्म करोगी, तभी हम एक ऐसे समाज की कल्पना कर पाएंगे जहाँ पे जेंडर बाइसिंग नहीं होगी। बिल्कुल। कई बार होता है कि शिफ्ट आपको चाहिए, आपको जनरल शिफ्ट में आना है, आपकी मॉर्निंग शिफ्ट लगा दी, फिर नाइट शिफ्ट लगा दी, तो तब भी बहुत ऐसे ऐसे केसेस आते हैं बॉस के अगेंस्ट। हाँ, तो वो ऐसे केसेस आते हैं, पर उसमें हमारी जजमेंट जो है वो, हम जब तफ्तीश होती है, जब एक्चुअल पता लगता है कि ये सिर्फ काम के रिगार्डिंग था, तो वो फेयर रहता है। नेचुरल जो जस्टिस है उस पर काम होता है। तो हाँ, बिल्कुल ऐसे केसेस आते हैं। बट सुदेश, व्हाट आई वांट के एक ऐसा समाज हम देखें आने वाले सालों में, एक ऐसे समाज की हम कल्पना करें जहाँ पर जेंडर बाइसिंग ना हो। हर जो एक इंसान है वो पुरुष या महिला नहीं है। इतने साल पहले स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि जो हमारे आत्मा का लेवल होता है ना, सोल लेवल पे जेंडर बाइसिंग नहीं होती है ना। कोई पर मुझे लगता है अब ये तो बहुत दूर की बात है। हाँ, तो अभी उन्होंने तो इतने साल मुमकिन पहले नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भारतीय महिला है वो हर तरह से सक्षम है अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने में, पर उन्हें ये करने नहीं दिया जाता। मतलब वो शेरनियाँ जिनको लोमड़ी रखा जाता है अपने स्वार्थ के लिए, समाज ऐसा रखता है कि हम कितना बचपन से जो अपब्रिंगिंग होती है, क्या हम इनकलकेट करते हैं लड़कियों में कि यू ऑलवेज नीड अ मेल इन योर लाइफ।
अगर आपको बाहर जाना है तो आप भाई के साथ जाएंगे, फादर के साथ जाएंगे। शादी के बाद आप अपने पति पे डिपेंडेंट रहेंगे। आपने क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या प्रोफेशन चूज़ करना, कहाँ ट्रैवल करना, ये सब आप पूछेंगे क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हमने वो वैल्यूज ही ये इनकलकेट किए कि यू ऑलवेज नीड अ मेल इन योर लाइफ मैं टू जब सर्वाइव। मेरी आपसे इस टॉपिक पे बात हुई कि हम इस पर बात करेंगे, तो मैंने भी सर्च किया और जाना कि इतना इम्पोर्टेंट इशू है ये, लेकिन इस पर कोई रिसर्च अच्छे से नहीं है, कोई डिस्कशन अच्छे से नहीं, कोई डिबेट नहीं है, कोई बातचीत नहीं करता है। तो हम आज यहाँ ये उसी मोटे के साथ बैठे कि कम से कम हमारे कई जरिए कुछ बार लोगों तक जाए ये मुझे चीजें। लगता है कि जानबूझ के भी पोस्ट ट्रेनिंग कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कुछ डिपार्टमेंट्स में नहीं करवाई जाती, बिकॉज वो चाहते ही नहीं कि उनकी जो फीमेल जो वर्कर्स हैं वो इससे अवेयर हों। किस तरह के डिपार्टमेंट्स आप I won't मुझे mention. बताइए। अच्छा, ये आपके लिए I प्रॉब्लम हो won't जाएगी। mention, but yes, somewhere I requested them कि क्योंकि मेरे लिए ये प्रो बोनो है, चार्ज फॉर इट, कि जहाँ पे मुझे लगता है कि ये अवेयरनेस होनी चाहिए। सो आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ब्रेड एंड बटर, दिस इज माई पैशन, दिस इज़ नॉट माई प्रोफेशन, दिस इज़ माई पैशन, कि हर महिला को उसका अधिकार पता लगे। और मुझे लगता है कि ईश्वर ने अगर इस काम के लिए मुझे चुना है तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि हाँ, एक अच्छे काम के लिए चुना है। सो कई बार हम डिपार्टमेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि हम आपके डिपार्टमेंट में जो रिक्रूट्स हैं उनके साथ पोस्ट ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इट वॉज सरप्राइजिंग व्हेन आई हर्ड कि मैडम अभी तो वो आई हैं, अभी आप उनको सारी जानकारी दे दोगे, तो ये तो फिर वो क्या होगा, मतलब they didn't want कि उनको जानकारी हो। तो ये मुझे सरप्राइजिंग लगा, एंड इट हैपेंड। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जानकारी हो, कि कानून ने आपको एक अधिकार दिया, एक ताकत दी है, आप उसका इस्तेमाल अपनी सुरक्षा के लिए एटलीस्ट कर सकती हैं, जब चाहे कर सकती हैं। और इसके बारे में ऑनलाइन भी बहुत जानकारी है, आप उसको इम्प्लीमेंट भी करा सकती हैं। अगर आपको लगता है कि इम्प्लीमेंट नहीं है तो उसमें एक ऐसा, आपने जैसे डीसी के यहाँ बताया कि आप वहाँ पे जाकर कंप्लेन कर सकती हैं। ऑनलाइन पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल में जाकर आप वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। तो वो कोशिश है, आपको ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आपके यहाँ पे ऐसा अधिकार नहीं दिया जाए तो कम से कम आप वहाँ जाकर अपनी कंप्लेन कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर आपको लगता है कि आपके साथ ऐसा कभी हुआ है, अभी हो रहा है, और आप कहीं अपनी बात नहीं रख पा रहे किसी भी प्रेशर की वजह से, तो आप कमेंट कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डिटेल डालेंगे कि किस तरीके से आप इस पूरे मामले से निकल सकती हैं, क्या, कहाँ से कैसे आप हेल्प ले सकती हैं। और दूसरा, मैं प्रियंका जी आपकी लाइफ के ऊपर भी आना चाहती हूँ। आपने भी अपनी लाइफ की जर्नी आज जो आप लोगों को मोटिवेट कर रही हैं, आज आप ऐसी महिलाओं को, जो वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, ऑलरेडी जो आज अपने आप को एक करियर में बहुत ऊपर मुकाम पर देखती हैं, पहुंच गई हैं, उनको भी आज आप जैसी महिलाओं की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं, चाहे पोस्ट में ही हम ले लें। आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, कैसे आपने पोस्ट ट्रेनर बनने की सोची, कैसे आप मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, कहाँ से शुरुआत हुई थी आपकी? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, और मुझे भी नहीं पता था कि जो प्रोफेशन में आज जो मेरा पैशन है, कभी मैंने नहीं सोचा था अर्ली जो मेरी करियर की स्टार्टिंग थी। सो आई वॉज वर्किंग एज एन एजुकेशनिस्ट, देन आई मेट मिस्टर विवेक अत्रे वंस। तो उन्होंने VRS लिया था IAS के जॉब से, जस्ट टू बी मोटिवेशनल स्पीकर। एंड आई आस्क्ड सर, लोग IAS बनने के लिए इतना करते हैं, आपने ऐसे कहते ही सेड कि प्रियंका वो भी ज़रूरी था, ये भी ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि तब भी मैं लोगों को उस तरह से हेल्प कर पाता था, और अब मैं लोगों को ज़्यादा हेल्प कर पाता हूँ, एक बड़े ग्रुप को हेल्प कर पाता हूँ, बहुत जगह पे हेल्प कर पाता हूँ बीइंग मोटिवेशनल स्पीकर। तो तब मुझे थोड़ा सा लगा कि तो तब ये आइडिया क्लिक हुआ। सो आई वॉज गिविंग सम टीचर्स ट्रेनिंग ऑल्सो दैट टाइम। तो तब मुझे लगा कि मुझे उसमें किक मिल रहा है, मुझे एज अ ट्रेनर मुझे मज़ा आ रहा था चीज़ें करने में। सो देन आई टर्न टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर, एंड आई गॉट चांस टू बी एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स। बट जब पोस्ट मेंबर, क्योंकि मैं एक NGO के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, आसमा फाउंडेशन के साथ, तो जब वहाँ उसके बेस पे मुझे एक डिपार्टमेंट में जब पोस्ट मेंबर बनाया गया, तो तब ज़्यादा मुझे नहीं पता था। बट व्हेन आई हैव सीन दैट कि ये तो अरे बड़ी स्ट्रगल से मिला है, ये तो होना चाहिए, सो देन आई टर्न टू बी अ सर्टिफाइड पोस्ट ट्रेनर।
वो कैसे बन सकते हैं? Then अगर I कोई started. ऑडियंस में है ऐसा आप जैसे जिसको लगता है कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ, स्पेशली वुमेन्स के लिए करना चाहती हूँ, तो वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? कहाँ से ये सर्टिफिकेशन कर सकते हैं? कैसे ट्रेनिंग ले सकते हैं? फिर कैसे आगे इस ट्रेनिंग को बढ़ा सकते हैं? कैसे लोगों को आई सिखा थिंक सकते हैं? जो जिन महिलाओं को लगता है कि जिनको सोशल वर्क हम कहते हैं, सोशल वर्क सिर्फ यही नहीं कि आपने कुछ गरीब लोगों को मदद कर दिया, यही सोशल वर्क नहीं होता है। जी, जी। जो डेस्टिट्यूट वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताना, तो आप और बिल्कुल। ज़्यादा उनको स्ट्रेंथन कर सकते हो। ये भी तो सोशल वर्क का ही पार्ट है। तो येस, यू कैन गेट सर्टिफिकेट। देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट जहाँ से आप जो है पोस्ट ट्रेनिंग लेके सर्टिफाइड हो सकते हैं। और अगर इफ़ यू आर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और आपको लगता है कि आप कन्वे कर पाएंगे एज ए ट्रेनर अच्छे से, सो मुझे लगता है देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ स्कोप कि हमें तो बहुत सारे पोस्ट ट्रेनर्स की सोसाइटी में ज़रूरत है, तभी ये अवेयरनेस आएगी। बिल्कुल, और इसलिए अवेयरनेस आए, थोड़ी-सी हम इसमें कोशिश कर दें, इसलिए आज हम दोनों यहाँ बैठे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला और इतने अच्छे से बताया। कुछ भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो समस्याएँ हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब मिल जाएँ, उनका समाधान हो जाए। क्योंकि ये कानून जो है बहुत ज़रूरी कानून था, तभी लंबे संघर्ष के बाद, ये बहुत कुर्बानियों, बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज ये कानून बना है। और उसके बारे में भी अगर आप नहीं जानेंगे, जिनके लिए बना है, स्पेशली अगर वो नहीं जानेंगे, तो फिर सोचिए कि हम किससे उम्मीद करेंगे। ये कानून बन चुका है, बहुत संघर्ष इसमें लगा है, तो इसका इस्तेमाल कीजिए, गलत इस्तेमाल मत कीजिए। ये किसी को डराने धमकाने के लिए, दबाने के लिए नहीं है। जैसा कि बहुत जगहों से आजकल कंप्लेन आती है कि पोस्ट के जरिए जो फीमेल एम्प्लॉय है वो अपने मेल एम्प्लॉयज को डराती धमकाती है, और उनमें एक डर है, कुछ मीम्स भी बनते हैं। तो ये एक अधिकार दिया है, इसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। हमारी इतनी सी कोशिश थी कि हम इस बारे में डिस्कस करें। अगर आज हम डिस्कस करेंगे तो लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर बहुत कम बातचीत हुई है और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि आज कोई ऐसा घर नहीं है जहां महिलाएं घर से बाहर काम के लिए नहीं निकलती हैं। अगर वो निकल रही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होना बहुत जरूरी है। इसी कोशिश के साथ फिलहाल आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।